तब आपने मुझे अपनी ढाबे में काम दिया था। अरे मिलजुल कर ही तो अपने सुख दुख एक दूसरे के काम आते हैं। अरे श्यामा बहन, आप हमारे यहाँ? बहन, हम तो अपने किए की सजा भुगत ही रहे हैं। सोचा तुमसे खुद चलकर माफी मांग ले, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अरे माफी किस बात की? जो कुछ हुआ वो बस हमारी बुरी किस्मत थी और कुछ नहीं। नहीं माया बहन, मैंने और हरिया ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को परेशान करने की खातिर तुम्हारे खेतों और ढाबे पर चूहों को छोड़ा था, ताकि तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो जाए। हाँ भैया, मगर किस्मत की मार देखो, तुम्हारे साथ साथ उन्होंने हमारी फसल भी खराब कर दी और अब हम खाने खाने को मोहताज हो रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आपने अपनी गलती खुद मान ली, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अब ऐसे भी भगवान ने खुद आपको सजा दे दी, तो हम कौन होते हैं आपको कुछ और कहने वाले। माया घर में से कुछ पैसे लेकर आती है और श्यामा को देते हुए कहती है, अरे लो श्यामा बहन, ये कुछ पैसे रख लो, ताकि आपको अपने खेतों में फिर से उपजाऊ बनाने में मदद हो जाएगी। अरे नहीं बहन, ये ना करो, ऐसा ना करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम और शर्मिंदा ना करो हमका। नहीं बहन जी, आप इसे कर्ज समझकर रख लीजिए, जब आपके हालात ठीक हो जाएं, तब आप वापस कर देना। हरिया और श्यामा माया की बात मान जाते हैं और उनके दिए पैसों से फिर से अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और सब सही होने पर उससे दुगना पैसा उन्हें वापस कर देते हैं। माया भी अपने ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम करती है और पहले से अधिक पैसा कमाने लगती है। माया की भिंडी का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। रामपाल एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनु, बड़ी बेटी सोना और दो छोटे बेटे राजू और देव थे। रामपाल के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर खेती करके वो अपने परिवार का घर खर्च चलाया करता, पर इतने में उसका गुजारा अच्छे से नहीं हो पाता था, जिस वजह से उसने गांव के काफी जमींदारों से कर्जा लिया हुआ था। ऐसे ही एक दिन एक सेठ रामपाल के घर के बाहर आता है और बोलता है, रामपाल, अरे ओ रामपाल, कहाँ है तू? जी सेठ जी, यही हूँ। आप यहाँ कोई काम था क्या सेठ जी? अरे सीधा तो ऐसे बन रहा है जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। इतना कर्जा ले रखा है, वो लेने आया हूँ, पैसा दे मुझे मेरा। सेठ जी, बस कुछ दिन का वक्त और दे दो, फसल के कटते ही मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। थोड़ा वक्त दे दो सेठ जी। ठीक है, मैं तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो सेठ वहाँ से चला जाता है। पर आए दिन कोई न कोई रामपाल के घर के दरवाजे पर कर्जा मांगने के लिए आता ही रहता है और रामपाल के पास किसी को देने के लिए एक फूटी कोड़ी तक नहीं थी। इन सब से दुखी होकर एक रात जब सभी घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी रामपाल उन सभी को छोड़कर घर से फरार हो जाता है। जैसे ही रामपाल के भागने की बात गांव में फैलती है, तो सभी सेठ और गांव के लोग अनु से चीख चीख कर कर्जा मांगने लगते हैं और अनु हाथ जोड़ कर कहती है, अरे जी आप सभी लोग थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे उनका भी लालन पालन करना है, मैं एक एक करके आप सभी का कर्जा उतार दूंगी। मेरे पति ने आपका जो भी नुकसान किया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगी। भगवान के लिए अभी आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझ पर और मेरे परिवार पर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, कृपया करके हमें थोड़ा वक्त दीजिए। अनु की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रामपाल के भाग जाने के बाद जो थोड़ी बहुत जमीन और रहने के लिए मकान था, उसे बेचकर अनु सभी कर्जदारों का कर्जा दे देती है। कुछ ही दिनों में अनु और सोना मिलकर गांव में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और जैसे तैसे अपना गुजर बसर करने लगते हैं। हालात बद से बदतर होने लगते हैं। सर्दियों का मौसम आने लगता है। भूख और कमजोरी के कारण अनु की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। एक रात कड़ाके की ठंड पड़ती है और ठंड में अनु की जान चली जाती है। अपनी माँ को इस तरह बिस्तर पर मरा हुआ देखकर सोना रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पहले मेरे पिताजी चले गए, कर्ज के चलते हमारा घर जमीन सुख चैन सब कुछ चला गया और अब मेरी माँ को भी तूने मुझसे छीन लिया। तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान? तुझे मुझ पर और मेरे 2 छोटे भाइयों पर जरा सा भी तरस आया? एक तो तूने मेरी माँ को भी अपने पास बुला लिया, अब तू हमें भी अपने पास बुला ले। हमें क्यों जिंदा छोड़ा है?
आखिर कैसे मैं अपने दोनों भाइयों को अकेले संभाल पाऊंगी? क्यों छीन लिया मुझसे मेरे माँ बाप को? जवाब दो। जैसे तैसे करके सोना अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है और अब अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी सोना के कंधे पर आ जाती है। सोना एक समझदार लड़की थी। कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद सोना को आसपास के घरों